जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जज्बा क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्रिया क्या होता है तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे जिनके लास्ट में शब्द में आपने ज़्यादातर ना लगा हुआ देखा होगा तो वो ज़्यादातर शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया होते हैं। जैसे कि खाना पीना, नहाना धोना, उठना, करना, मारना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या हैं, क्रियाएं हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, जो क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष होते हैं उसके अनुसार इसका जो परिवर्तन होता रहता है रूप क्रिया का। जैसे कि मैंने कहा राधा नाचती है। राधा नाचती है। तो यहाँ पर जो नाचना है ये वर्ब है, और क्योंकि यहाँ पर लड़की के लिए यूज़ हुआ है तो इसलिए हमने नाचती कर दिया। लेकिन अगर यहीं हमें लड़के के लिए यूज़ करना पड़ता है, जैसे मैं कहूँगी राम नाचता है, तो क्या हम राम के लिए नाचती यूज़ करते, नहीं, हम करते राम नाचता है। तो नाचता, तो यानी कि जो लिंग होता है उसके अनुसार ही हमारी वर्ब आती है। तो ये जो लिंग, वचन और पुरुष होते हैं वो क्रिया के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। समझ में आई होगी इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो हमारी क्रिया है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं हम धातु। इतनी बात भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो संस्कृत में जो क्रिया को धातु भी कहते हैं ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्रिया के भेद की। तो रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। एक होती है हमारी अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है हमारी सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बस ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, अकर्मक क्रिया, अकर्मक जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता, जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता, इसमें कर्म उपस्थित नहीं होगा। सकर्मक यानी कि इसी में है सकर्मक, यानी कि इसमें कर्म जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। तो जहाँ पर कर्म उपस्थित होगा वहाँ पर कहलाएगी हमारी सकर्मक क्रिया, और जहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं होता वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब टेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमें किस किस तरह से पता लगेगा कि कौन सी अकर्मक क्रिया है और कौन सी सकर्मक क्रिया होगी। देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा रो रहा है, तो पहली बात तो रोना क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, क्रिया। और जब बच्चा रो रहा है तो रोने में यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो रोने की हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये बच्चे की स्थिति का हमें बोध करा रहा है कि बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा, ये क्रिया का ही रूप है, और क्रिया का रूप है जो उसकी स्थिति को बता रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। जैसे मैंने कहा वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्रिया की स्थिति को दर्शा रहा है कि वो सो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, हमारी अकर्मक क्रिया। समझ में आ गई यहाँ पर आपको इतनी बातें। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, मैंने कहा वह मैदान में दौड़ रहा है। अब देखिए वह मैदान में दौड़ रहा है, तो यहाँ पर मैदान में दौड़ रहा है, तो मैदान तो बेस हो गया, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति है वो दौड़ेगा तो मैदान में दौड़ेगा, सड़क पे दौड़ेगा, ऐसा। तो वो मैदान या जहाँ पर भी वो दौड़ेगा तो वो क्या हुआ, उसका बेस हुआ। तो वह मैदान में दौड़ रहा है, और दौड़ना क्या है हमारे यहाँ पर, ये वर्ब है। तो ये जो वर्ब है इसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो इसकी यहाँ पर ये जो दौड़ना है ये वर्ब है, और ये गतिशीलता को प्रकट कर रहा है कि यहाँ पर उसके द्वारा जो दौड़ा जा रहा है। लेकिन दौड़ने जो है यहाँ पर वो वर्ब है, ना कि कोई कर्म के इसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, नहीं, तो इसलिए इसमें भी क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी।
जैसे मैंने कहा वह दिल्ली जा रही है, वह दिल्ली जा रही है। अब मुझे बताइए कि यह कर्मक है या सकर्मक है, बताइए आप कमेंट करके। अब देखिए वो दिल्ली जा रही है, जाना क्या है, वर्ब है। अब वो दिल्ली जा रही है, क्या उसके द्वारा कोई काम हो रहा है, नहीं। ये उसकी गतिशीलता को प्रकट कर रहा है, किसकी, वर्ब यानी कि क्रिया की गतिशीलता को बता रहा है कि वो दिल्ली जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या काम हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर हमें नहीं बताया गया। और दिल्ली क्या है, एक जगह, ये स्थान का नाम हो गया, यहाँ पर ये कर्म नहीं है। तो जब इसमें कर्म उपस्थित नहीं है तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। आई होप कि आपको कर्मक क्रिया जो है समझ में आ रही होंगी। जैसे कि यहाँ मैं एक शब्द कहूँ आपसे कि वह बेईमान निकली, वह बेईमान निकला। अब बताइए वह बेईमान निकला, तो यहाँ पर भी क्या इसमें कोई कर्म हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। तो पहला तो सकर्मक क्रिया हमारी वो होती है जहाँ पर कर्म उपस्थित होता है, पहली बात। जहाँ पर कर्म उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगी, हमारी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और सकर्मक क्रिया की एक छोटी सी पहचान ये भी है कि इसमें हमें क्या, किसे, किसको, क्या, किसे और किसको, ये शब्द लगाने पर क्या होता है, हमें उत्तर मिलता है। तो वहाँ पर हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से। जैसे कि हाँ देखिए मैंने लिखा यहाँ पर शीला, शीला गाना गा रही है। अब देखिए शीला गाना गा रही है, तो शीला क्या गा रही है, गाना गा रही है। तो गाना गा रही है तो ये क्या मिल गया, हमें कर्म मिल गया। और ये गा क्या है, यहाँ पर ये गाना हो गया सिंग। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये वर्ब हो गई और ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्म। और जब कर्म उपस्थित है तो ये कहलाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर मैं इसको लिख देती शीला गा रही है, तो क्या हमें पता चल रहा है कि शीला क्या गा रही है, तो तब पता नहीं चलता, तो फिर क्या हो जाती है इसमें अकर्मक क्रिया। क्लियर है। जैसे यहाँ देखिए राम अखबार, अखबार पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो राम क्या कर रहा है, बताओ आप मुझे, अखबार पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, वर्ब, और क्या पढ़ रहा है, अखबार। तो अखबार क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा कर्म। समझ में आ गया। अब तो जहाँ पर कर्म उपस्थित होगा वो सकर्मक क्रिया, जहाँ पर अनुपस्थित होगा वो अकर्मक क्रिया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने मोहन को पेन दिया। अब देखिए यहाँ पर भाई मैंने मोहन को पेन दिया, क्या दिया, पेन दिया। किसको दिया, मोहन को दिया। तो यहाँ पर देखिए पेन और मोहन, यहाँ पर तो दो कर्म आ गए और देना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर दो कर्म आ गए हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, हमारी द्विकर्मक क्रिया हो गई। समझ में आ रही है। द्विकर्मक क्रिया भी हो गई, क्योंकि इसमें कर्म उपस्थित है, ये हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। तो ये सकर्मक क्रिया भी है, इसमें दो कर्म है, तो ये द्विकर्मक क्रिया भी है। समझ में आई इतनी बात। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि हमने राम से मकान लिया या खरीदा। तो जब हमने राम से मकान खरीदा तो किससे खरीदा, भाई राम से खरीदा। क्या खरीदा, मकान। तो यहाँ पर भी क्या हुए, हमारे दो कर्म हुए। समझ में आई इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं क्रिया के ये अलग अलग भेद और होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया और संयुक्त क्रिया। द्विकर्मक क्रिया भी हमने देखी थी, जहाँ पर दो कर्म उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी द्विकर्मक क्रिया। चलिए एक बार एक एक करके इन सभी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो प्रेरणार्थक क्रिया हमारी वो क्रिया होती है जहाँ पर भी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराएगा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि प्रेरित कर्ता खुद न करके प्रेरक कर्ता से काम कराएगा, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैंने कहा राधा ने शीला से
शीला से खाना बनवाया। तो बताइए मुझे, तो राधा ने शीला से खाना बनवाया, तो किसने भाई? राधा ने। तो राधा ने खुद तो बनाया नहीं, और किससे बनवाया? शीला से। तो जो इसने इसको प्रेरित किया है, किसको किया है? शीला को। तो प्रेरक कर्ता ने खुद तो काम नहीं किया, करवाया किससे? प्रेरित कर्ता से। तो जब कोई काम कर्ता खुद ने करके किसी दूसरे से कार्य को करवाएगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। जैसे मैं कहूँ मोहन ने सोहन से चाय बनवाई, तो इसमें भी क्या होगी? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे कि मैंने श्याम से एक पत्र लिखवाया। क्लियर है? तो समझ में आया? प्रेरणार्थक क्रिया वो होगी जब हम खुद काम ना करके, मतलब कर्ता खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे से काम करवाता है, तो वो हमारी क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारी यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक धातु या फिर शब्दों के मेल से, या फिर दो धातुओं में प्रत्यय लगाकर जो कोई नया शब्द बनता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? तो वो हमारी कहलाती है यौगिक धातु। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा रोना धोना। रोना धोना, तो रोना धोना क्या है? ये यौगिक क्रिया है। जैसे मैंने लिखा पढ़ना पढ़ाना। पढ़ना पढ़ाना, ये क्या है? यौगिक क्रिया है। समझ में आ रही इतनी चीज़ें? तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी ये यौगिक क्रिया कहलाती हैं। या फिर इसके और एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा गाली। क्या लिखा? देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से क्रियाएं ये बनती हैं, यौगिक क्रिया। जैसे कि हंसना हंसाना, ठीक है, और हमारा जैसे कि हंसना हंसाना, उठना उठना, बैठना, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारी। तो यानी कि जो भी यौगिक क्रिया वो होती हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से मिलती हैं, या फिर मूल धातु में प्रत्यय लगाने से जो बनती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? वही हमारी कहलाती हैं यौगिक क्रिया। क्लियर है? इसके बाद आती है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? ये संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है हमारी नाम धातु क्रिया। जो भी क्रिया किससे बनेंगी? संज्ञा से या विशेषण से बनती है, वही हमारी कहलाती है नाम धातु क्रिया। जैसे कि मैंने कहा गाली। क्या कहा? गाली। तो गाली जो शब्द है, ये क्या है? ये है एक संज्ञा शब्द है। गाली क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा शब्द से हमें नाम धातु क्रिया बनानी है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ गलियाना। क्या लिख सकते हैं? गलियाना। गलियाना मतलब गाली देना एक तरह से। तो गलियाना क्या कहलाएगा हमारा? ये होगी नाम धातु क्रिया। ये क्या हो गई है? नाम धातु क्रिया। ऐसी जैसे विशेषण से देखेंगे। विशेषण मैंने लिखा रोगी। क्या लिखा? रोगी। तो रोगी क्या है? रोगी एक विशेषण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोगी आना। तो रोगी आना क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतनी बातें? तो यानी कि जब भी संज्ञा से या विशेषण से जो क्रिया बनाई जाएगी, तो वो क्या कहलाती है? हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है, या नाम बोधक भी इसको कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया क्या होती है? तो सहायक क्रिया हमारी वो क्रिया होती है जो पूरी क्रिया को पूरा करने में सहायता करती है एक तरह से। जैसे कि जो सहायक क्रिया मतलब मुख्य क्रिया के अर्थ को ही उसको स्पष्ट करना काम होता है किसका? सहायक क्रिया का। जैसे कि राधा जाती है। राधा जाती है, तो राधा जाती है, इसमें सहायक क्रिया क्या है भाई? जाना तो वर्ब होता है, तो ता है, ती है, ते हैं, और हमारा है, हूँ, हो, था, ती, थे, जो भी क्रिया को पूरा कराते हैं वही क्या कहलाती है? हमारी सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैं जाता हूँ, वे गाते हैं, तो वे क्या करते हैं? गाते हैं। ते हैं, ती हैं, ता हैं, ये क्या कहलाती है? हमारी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मोहन जा चुका है, तो मोहन जा चुका है, तो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये सब भी क्या है? हमारी सहायक क्रिया कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जब वाक्य का जो कर्ता होता है, जब एक क्रिया पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया को शुरू कर देता है, तो जो पहले वाली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और जो दूसरी बाद वाली होती है उसे हम समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सीता नहाकर मंदिर जाती है। सीता नहाकर मंदिर जाती है। अब मुझे बताइए,
पहले सीता के द्वारा क्या काम किया गया, नहाया गया, यानी कि पहले नहाकर। तो इसमें जो पूर्वकालिक क्रिया होगी वो क्या होगी, नहाकर। ठीक है, फिर क्या करती है, वो मंदिर जाती है। जैसे कि पिताजी, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे मैंने कहा पिताजी, पिताजी पिताजी अखबार पढ़कर, अखबार पढ़कर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस ऑफिस जाते हैं। तो पहले क्या करते हैं पिताजी भाई, अखबार पढ़ते हैं, और पढ़कर कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी इसमें, पढ़कर जाना। तो यानी कि जो काम पहले होता है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और जो बाद में होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी समापिका क्रिया होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि पानी भर के लाना, तो पहले क्या हुआ, पानी भरा गया और फिर बाद में लाया गया। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया हमने अभी देखी थी, जहाँ पर दो कर्म होंगे तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि मोहन ने सीता को किताब दी, मोहन ने सीता को क्या दी, किताब दी। तो ये देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मोहन ने सीता को किताब दी, किताब दी। अब यहाँ देखिए, तो मोहन क्या है करता है, इसने क्या दी, सीता को क्या दी, किताब दी। तो किसको दी, सीता को दी, और क्या दी, किताब दी। तो क्या और किसको, दोनों के आंसर आ गए। तो इसमें दो क्या हो गए, कर्म हो गए, और दो कर्म है तो इसलिए क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा या विशेषण के साथ जो क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया हमारी बनती है। जैसे कि अभी हमने देखा था, नाम बोधक या नाम धातु क्रिया कहते हैं इसको ही। जैसे मैंने कहा, चलो एक एग्जाम्पल और दे दी, मैंने कहा आँख, आँख क्या है हमारी, आँख है हमारी संज्ञा, आँख क्या है, संज्ञा। और इसमें अगर मैं क्रिया मिलाऊं उठाना, क्या बनाया मैंने संज्ञा में, इसमें संज्ञा में क्रिया मिलाई उठाना, तो नाम बोधक क्रिया क्या बनेगी, इन दोनों को मिला के। तो क्या हो जाएगा, एक साथ इनको कहेंगे हम आँख उठाना। भाई इनको एक साथ मिला के क्या कहेंगे, आँख उठाना। समझ में आई इतनी बात। जैसे कि एक विशेषण का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा स्वस्थ, क्या लिखा भाई यहाँ पर, स्वस्थ। तो स्वस्थ क्या है, स्वस्थ क्या है यहाँ पर बताइए। तो ये जो स्वस्थ है ये है हमारा विशेषण। स्वस्थ क्या है, स्वस्थ है विशेषण। और जब हम इसमें मिलाएंगे होना, तो होना क्या होता है, वर्ब, यानी कि क्रिया। होना क्या है, क्रिया। और जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्वस्थ होना। एक दोनों को मिला के एक साथ क्या लिखेंगे, स्वस्थ होना। समझ में आया। जैसे मैंने लिखा उत्साह, उत्साह क्या है, विशेषण। और जागना भी क्रिया मिला देंगे तो क्या जाएगा, उत्साह जागना। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो दो क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो जहाँ पर भी दो क्रियाओं के मेल से क्रिया बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। और ये जो संयुक्त क्रिया है ये दो, अब अभी तो हमने देखा कि दो क्रियाओं के मेल से बनेगी, तो इसके कुल 11 भेद होते हैं। कितने टाइप है इसके, संयुक्त क्रिया के टोटल 11 टाइप है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं इसके कौन कौन से टाइप हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं, पहला है हमारा आरंभ बोधक। पहली कौन सी होती है, आरंभ बोधक। पहली कौन सी है भाई, आरंभ बोधक क्रिया। ये संयुक्त क्रिया के पार्ट है। संयुक्त क्रिया के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 11 होते हैं। तो इसमें हम पहला देख रहे हैं आरंभ बोधक। आरंभ बोधक में क्या होगा, जिस भी संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होगा तो वही क्या कहलाएगी, आरंभ बोधक, यानी कि शुरुआत के बतलेगा। जैसे कि वह जाने लगी, वह जाने लगी। तो अभी हमें पता चल रहा है कि वह जाने लगी, तो काम क्या हुआ, अभी आरंभ हुआ है। जैसे कि वह खाने लगी, रमा रोने लगी, तुम पढ़ने लगे। तो ये क्या है, जो काम बिल्कुल अभी आरंभ होने की स्थिति में होगा वो कहलाएगा हमारा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है समाप्ति बोधक। दूसरा कौन सा होगा, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक। अब ये जो समाप्ति बोधक है, यहाँ पर जिस भी संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता या फिर उसकी समाप्ति का बोध होगा तो वो समाप्ति बोधक कहलाएगी। जैसे कि सीता दिल्ली जा चुकी है, मैंने लिखा सीता दिल्ली जा चुकी है। तो ये काम क्या हो चुका है भाई, हो चुका है कंप्लीट। तो समाप्ति का बोध करा रहा है, सीता दिल्ली जा चुकी है। जैसे कि राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है तो कंप्लीट हो गया। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है, वह इंग्लैंड जा चुका है, या मोहन
खाना खा चुका है, राधा ने किताब पढ़ ली है या किताब पढ़ चुकी है। तो यहाँ पर ये समाप्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, समाप्ति बोधक समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अब इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड है अवकाश बोधक। थर्ड कौन सा आएगा हमारा, अवकाश बोधक, यानी कि ये किसका बोध कराएगा, अवकाश का बोध। इनके नाम से ही पता चल जाता है, बहुत सिंपल है, देखने में 11 टाइप है लेकिन है बहुत ईजी। तो जिससे क्रिया के बिल्कुल अवकाश का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अवकाश बोधक कहलाएगा। जैसे कि वह सामान लाने गया पर वह ला न सका, वह सामान लाने गया, भाई गया तो था सामान लाने, लेकिन क्या आ गया, खाली हाथ आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, काम होना था लेकिन हुआ नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अवकाश बोधक कहलाएगा। पर ला न सका, ला न सका, क्लियर है। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, वह बाद में दौड़ने गया और दौड़ नहीं पाया, मतलब वो दौड़ने तो गया था लेकिन दौड़ नहीं पाया, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा अवकाश बोधक के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा इसी का एक पार्ट जिसका नाम है अनुमति बोधक। क्या है इसका नाम, अनुमति बोधक। तो अनुमति बोधक क्या होगा, जिसमें कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है, तो वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए क्या लेके आओ भाई, एक गिलास पानी। तो यहाँ पर क्या दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है ना, आज्ञा दी जा रही है यहाँ पर, तो ये आज्ञा वाला हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं अनुमति में। जैसे कि बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो, तो यहाँ पर क्या दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है। खाने को पकने दो, तो यहाँ पर ये क्या दी जा रही है, अनुमति का बोध हो रहा है, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, उसे दौड़ने दो, तो ये अनुमति को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा, अनुमति बोधक कहलाएगा। नेक्स्ट है इसी का अगला पार्ट, नित्या बोधक। पांचवा इसका हम पढ़ रहे हैं पार्ट संयुक्त क्रिया का, तो नित्या बोधक ये क्या कहलाएगा, हमारा नित्या बोधक, नित्या बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होगा, जिसमें कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का जो भाव प्रकट होगा, मतलब वो चलती रहेगी क्रिया, कंटिन्यूटी में जो क्रिया होगी कंटिन्यूटी में, वो क्या कहलाएगी, हमारी नित्य बोधक कहलाएगी। जैसे कि राधा खाना खा रही है, या फिर मीरा पत्र लिख रही है, हवा चल रही है, मैं पढ़ रही हूँ, मोहन गाना गा रहा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारे नित्य बोधक कहलाएगा। इसका अगला पार्ट है, इसके हमें पूरे टाइप पढ़ने हैं 11। तो अब है इसका छठा पार्ट। छठे में क्या है, छठा है इसका आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होगा, तो जिससे कार्य की आवश्यकता या उसके कर्तव्य का बोध होता है, वो आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि उसे विद्यालय से आना पड़ा, तो भाई कोई ना कोई मजबूरियों से आना पड़ा, तो इससे हमें पढ़ के ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर आवश्यकता की बात की जा रही है। तो उसे विद्यालय से घर आना पड़ा, उसे विद्यालय से आना पड़ा या घर आना पड़ा, ठीक है, आना पड़ा, क्लियर है। जैसे मैं कहूँ, सीता को बाजार जाना पड़ा, मोहन को खाना खाना पड़ा, तो ये क्या है, यहाँ पर आवश्यकता दिखाई जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आवश्यकता बोधक। अब नेक्स्ट है हमारा 7, इसका नाम है निश्चय बोधक, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। ये क्या होती है, तो इसमें क्या होगा, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध होता है, उसे ही हम निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि चपरासी ने सफाई कर डाली, तो चपरासी ने क्या कर डाली भाई, सफाई, चपरासी ने सफाई कर डाली, तो ये क्या है, ये निश्चित हो गई ना बात, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, हमारा निश्चय बोधक। जैसे कि मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया, वह वस्तु खो चुकी है जो तुमने मुझे दी थी, है ना, वह तालाब में कूद पड़ा, तो ये क्या है, निश्चित बातें हैं, तो निश्चयता का बोध कराते हैं। अब है नेक्स्ट 8वां, जिसको हम कहते हैं इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी है हमारी 8वीं, इच्छा बोधक। अब इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया की बात करते हैं, तो जिस भी संयुक्त क्रिया से क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है, उसे हम क्या कहेंगे, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कि सोहन अब खेलना चाहता है, क्या भाई, सोहन अब खाना
चाहता है या खेलना चाहता है, हंसना चाहता है, जो भी लिखना चाहो तो इच्छा प्रकट हो रही है ना। जैसे कि मैं गाना गाना चाहती हूँ या मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे कि सैनिक युद्ध लड़ना चाहते हैं या सैनिक वापस घर आना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा प्रकट होगी तो इच्छा बोधक। नेक्स्ट है हमारा नोवा टाइप इसका संयुक्त क्रिया का, जिसका नाम है अभ्यास बोधक। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, अभ्यास बोधक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अभ्यास के बारे में बताया जाएगा। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की जो क्रिया में करना है वो क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे कि मैं उसे नित्य, नित्य का मतलब होता है लगातार, नित्य नित्य मैं उसे नित्य नृत्य सिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या भाई, यहाँ देखिए, यहाँ पर अभ्यास का प्रकट हो रहा है ना कि वो डेली उसे अभ्यास कराता है, ठीक है। जैसे कि वह मैदान में डेली दौड़ने जाता है, मतलब रोज़ दौड़ता है या रोज़ दौड़ने जाता है। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कि अभ्यास की बात की जा रही है। जैसे कि हम जीवन छात्र में खूब पढ़ते हैं, तो ये क्या है, अभ्यास की बात की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। नेक्स्ट है इसका 10वां टाइप, ये है शक्ति बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया। तो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है, शक्ति बोधक में जिस भी संयुक्त क्रिया से किसी कार्य की शक्ति का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा शक्ति बोधक कहलाएगा। जैसे कि राधा नाच सकती है भाई, उसके अंदर बात बताई जा रही है कि राधा नाच सकती है। जैसे कि मीरा खाना बना सकती है, मैं साइकिल चला सकती हूँ, मैं प्लेन उड़ा सकती हूँ, वह कपड़े धो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा शक्ति को शो कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा हमारा शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब इसका संयुक्त क्रिया का लास्ट टाइप है जिसका नाम 11वां, जिसका नाम है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त 11वां टाइप कौन सा है, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तो तब हम उन्हें कहते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जैसे कि मैंने लिखा हम साथ साथ उठते बैठते हैं। तो हम साथ साथ उठते बैठते हैं, तो जहाँ पर जो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का एक साथ संयोग होगा तो ये क्या कहलाएगी हमारी, तो यही हमारी कहलाती है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जैसे कि मैंने कहा राधा मेरे घर आती जाती रहती है। तो राधा मेरे घर आती जाती रहती है, तो ये आती जाती क्या हो गया यहाँ पर, ये भी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। समझ में आ गया। जैसे कि मेरी दोनों बहनें मिलती जुलती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुनरुक्त क्रिया। समझ में आया आपको इनके भेद क्रिया के। तो आज क्रिया के भेद आप एक बार अच्छे से इन क्लास को दोबारा से देखिएगा, आपको आई होप ये समझ में आए होंगे। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।